हेलो, आज हम स्टार्ट करेंगे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। इट इज द पार्ट ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसके पहले हमने पढ़ लिया है फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मीन्स स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। अब स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis प्रोसेस के द्वारा मेल और फीमेल गैमेट्स बन गए। अब इनके फ्यूजन की प्रोसेस को ही फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। तो सी ईयर बच्चों कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट क्या है? स्पर्म है, और फीमेल गैमेट ओव्यूम है। अब जब ये कब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है वो हम पूरा देखेंगे यहाँ कि आफ्टर द इंसेमिनेशन ऑफ द सीमेन इन द वजाइना। वजाइना में जब इंसेमिनेशन होता है, मीन्स सीमेन जो है वो यहाँ इंसर्ट होता है, उस समय जो है क्या होता है कि उस सीमेन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। और ये 200 से 300 मिलियन स्पर्म में से कुछ स्पर्म जो होते हैं वो यहाँ कुछ वेरियर्स वर्क करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। उन वेरियर्स के थ्रू ये जो है सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो वो हम देखेंगे कि जैसे ही स्पर्म क्वाइटस के बाद वजाइना में आता है, मीन्स इंसेमिनेशन प्रोसेस होती है, तो यहाँ वजाइना की जो पीएच वैल्यू होती है, इसकी पीएच एसिडिक होती है। वजाइना की पीएच एसिडिक होती है, जबकि सीमेन का पीएच क्या होता है? ये एल्कलाइन होता है। तो स्पर्म जो है वो एल्कलाइन मीडियम में सर्वाइव करता है। जैसे ही वो एसिडिक मीडियम में पहुंचता है तो इसमें से बहुत सारे स्पर्म्स जो होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। अब कुछ तो यही किल हो जाते हैं। अब इसके बाद बचे हुए स्पर्म सर्विक्स से होते हुए ये यूट्रस से पास होते हैं। तो जैसे ही ये यूट्रस से पास होते हैं तो यूट्रस के में यहाँ फाइगोसाइटोसिस फाइगोसाइट्स सेल पाए जाते हैं। यहाँ ब्लड वेसल्स में हम जानते हैं कि ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं ब्लड सेल्स, और उसमें से डब्ल्यूबीसी का पार्ट्स होता है फैगोसाइट्स। तो ये फैगोसाइट्स जो होते हैं कुछ स्पर्म को यहाँ ये इनगल्फ कर लेते हैं। दिस इज द सेकेंड वेरियर। थर्ड वेरियर क्या होता है कि जब स्पर्म आगे बढ़ते हैं फैलोपियन ट्यूब में आते हैं, तो फैलोपियन ट्यूब में सिलिएटेड एपिथेलियम होती है। ये सिलिएटेड एपिथेलियम में जो है बहुत सारे स्पर्म एंटेंगल्ड हो जाते हैं और वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वहीं किल हो जाते हैं, वहीं मर जाते हैं ये। तो यहाँ से स्पर्म जो है पास होते हुए ये कहाँ पहुंचता है? फैलोपियन ट्यूब के सेकेंड पार्ट में, दैट इज द एम्पुला। इट इज द साइट फॉर द फर्टिलाइजेशन। अब वन थिंग्स विल सी हियर दैट कि जब स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से पास होते हैं, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में वन प्रोसेस होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज द कैपेसिटेशन। व्हाट इज द कैपेसिटेशन? एक्चुअल में कैपेसिटेशन प्रोसेस में क्या होता है कि स्पर्म्स जो होते हैं वो फंक्शनली मेच्योर हो जाते हैं। कैसे मेच्योर होते हैं? कौन कौन से स्टेप्स होते हैं कैपेसिटेशन प्रोसेस में? फर्स्ट होता है इसमें कि स्पर्म की जो हेड होती है, एक्रोसोम का पोर्शन होता है, दिस इज द एलोंगेटेड न्यूक्लियस, एंड इसके ऊपर से एक ये इस तरह से एक्रोसोम होता है और ये इसकी मेम्ब्रेन होती है। तो यहाँ जो होता है इस एक्रोसोम के पोर्शन से कुछ कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन जो है रिमूव हो जाते हैं यहाँ से, जिससे कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है एक्रोसोम की, ये थिन हो जाती है। और थिन होने से जब ये ओव्यूम को फ्यूज करेगा तो उस समय एक्रोसोम में जो लाइसिन एंजाइम भरे होते हैं, ये लाइसिन एंजाइम इजीली रिलीज हो जाते हैं क्योंकि थिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ ब्रेक हो जाती है आसानी से। दूसरा इसका है कि ये जो है दूसरे में कैल्शियम आयन, यहाँ एडिशन ऑफ कैल्शियम आयन मीन्स स्पर्म के अंदर कैल्शियम आयन कहाँ से? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से एंटर करते हैं।
और कैल्शियम आयन ये जो है स्पर्म को ज्यादा एक्टिव बना देते हैं, मोर एक्टिव करते हैं, जिससे कि ये विगरस मूवमेंट करने लगते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द कैपेसिटेशन, जिसमें स्पर्म फुल्ली फंक्शनली मेच्योर हो जाता है। अब मेच्योर होकर के स्पर्म यहाँ से पास होते हुए मीन्स यहाँ ट्रैक्ट में जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसकी मेच्योरिंग होती है। और इसमें इस कैपेसिटेशन प्रोसेस में भी बहुत सारे स्पर्म जो है वो यही रास्ते में ही किल हो जाते हैं। अब लास्ट में जो स्पर्म यहाँ पहुंचते हैं एम्पुला तक, वो ओव्यूम को, उसमें से एक ही स्पर्म ओव्यूम को फर्टिलाइज करता है। अब दूसरी तरफ हम देखेंगे कि इधर से तो स्पर्म पहुंच रहे हैं और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए जरूरी है कि स्पर्म और ओव्यूम साइमल्टेनियसली पहुंचे। अगर ऐसा नहीं होता है तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होता है। यहाँ देखिए कि अब इधर से स्पर्म आए और इधर से क्या होता है कि ओव्यूलेशन प्रोसेस, हम जानते हैं कि ओव्यूलेशन प्रोसेस 14th डेज में होता है इफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज द 28 डेज। अगर नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल 28 डेज का है तो उसमें जो ओव्यूलेशन प्रोसेस होता है वो 14 डेज में होता है। तो यहाँ 14 डेज में ओव्यूलेशन प्रोसेस हुआ, सेकेंडरी oocyte बाहर आई। हम जानते हैं कि ओव्यूलेशन प्रोसेस में सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है। तो यहाँ सेकेंडरी oocyte रिलीज हुई, जिसको फिम्बरी ने पकड़ लिया। फिम्बरी कैच करके इसे, अब यहाँ देख रहे हो आप कि ये जो सेकेंडरी oocyte है वो फिम्बरी से कैच होकर के ये इनफंडिबुलम में आ चुकी है। अब इनफंडिबुलम से ये मूव करते हुए कहाँ पहुंचती है, एम्पुला तक पहुंचती है। अब इसमें वन थिंग्स इज हियर दैट कि जो मेल गैमेट है वो तो मोटाइल होता है, उसमें टेल होता है, लेकिन जो फीमेल गैमेट है इट इज नॉन मोटाइल। हाउ इट इज मूव, ये कैसे मूव करेगा? तो जो फीमेल गैमेट है ये इसमें फैलोपियन ट्यूब में, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सिलिएटेड एपिथेलियम पाई जाती हैं। उन सिलिएटेड एपिथेलियम में सीलिया जो होता है, उन सीलिया की हेल्प से ये फीमेल गैमेट मीन्स जो सेकेंडरी oocyte है ये यहाँ मूव करेगा और मूव करके कहाँ आता है, एम्पुला तक आता है। अब एम्पुला में इधर से सेकेंडरी oocyte आया और इधर से स्पर्म आया, दोनों यहाँ मिलेंगे, दोनों का फ्यूजन होगा और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ये प्रोसेस हम यहाँ देखेंगे कि जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है यहाँ तो कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं ओव्यूम के अंदर, मीन्स सेकेंडरी oocyte के अंदर। हम जानते हैं कि ओव्यूलेशन प्रोसेस में सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है, ओव्यूम नहीं रिलीज होता है, ओव्यूम बाद में बनेगा। अभी यहाँ देखिए, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेकेंडरी oocyte। जैसा कि हम जानते हैं कि जब सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है मीन्स ओव्यूलेशन प्रोसेस होता है, तो सेकेंडरी oocyte अकेले बाहर नहीं आती है, बल्कि सेकेंडरी oocyte के साथ क्या क्या आते हैं, दिस इज द सेकेंडरी oocyte, इसके बाहर से जोना पेल्यूसिडा की लेयर आती है इसके साथ साथ, और उसके बाहर से कोरोना रेडिएटा के सेल्स आते हैं। ये कोरोना रेडिएटा जो है एक सिपाही की तरह इसको मीन्स कह सकते हैं आपकी सेफ्टी देते हैं, इसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये दोनों सेल्स इसके साथ साथ बाहर आते हैं। अब इनको जब यहाँ स्पर्म फ्यूज करता है तो क्या क्या प्रोसेस होती है इसमें, आप देखिए कि जैसे ही स्पर्म अब यहाँ मूव किया और कहाँ पहुंचा, सेकेंडरी oocyte तक। तो सेकेंडरी oocyte तक तो बहुत सारे स्पर्म पहुंचते हैं, लेकिन उसमें से जो सबसे एक्टिव स्पर्म होता है और सबसे पहले पहुंचता है oocyte तक, वही स्पर्म उसे फर्टिलाइज कर पाता है। तो जो स्पर्म सबसे पहले पहुंचता है, क्या होता है कि उसके हेड में, हमने यहाँ पढ़ा था कि उसके एक्रोसोम में जो है लाइजिन एंजाइम्स होते हैं। ये लाइजिन एंजाइम्स जो होते हैं हाइल्यूरोडेज होते हैं, और आपके जोना लाइसिन होता है, और तीसरा जो होता है कोरोना रेडिएटा पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स होते हैं। तो इन एंजाइम्स की हेल्प से क्या होता है अब कि स्पर्म का जो एक्रोसोम है, जो स्पर्म की एक्रोसोम की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो थिन हो चुकी कैपेसिटेशन प्रोसेस द्वारा। और थिन होने के बाद क्या हुआ कि जैसे ही ये कोरोना रेडिएटा के पास आता है, इसे पेनेट्रेट करता है, तो ये एंजाइम्स रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। अब ये कोरोना रेडिएटा को पेनेट्रेट करके जोना पेल्यूसिडा को पेनेट्रेट करता है। आप जानते हो यहाँ जोना लाइजिन होता है,
ये उसे डिजोल्व करने में हेल्प करता है। अब ये जोना पेल्यूसिडा को पेनेट्रेट करके जैसे ही यहाँ आप देख रहे हो कि दिस मेम्ब्रेन इज द विटिलाइन मेम्ब्रेन, और इसके बीच में ये गैप जो दिख रहा है आपको, ये होता है प्री विटिलाइन स्पेस, इसे कहते हैं प्री विटिलाइन स्पेस। अब यहाँ से जोना पेल्यूसिडा को क्रॉस करते हुए ये कहाँ पहुंचता है, विटिलाइन मेम्ब्रेन तक पहुंचता है, और जैसे ही ये विटिलाइन मेम्ब्रेन को पेनेट्रेट करता है तो यहाँ से अब इसमें कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, और ये केमिकल्स जो कोरोना रेडिएटा की सेल्स होती हैं, इन कोरोना रेडिएटा को इम्परमिएबल बना देते हैं। मीन्स ये बिल्कुल हार्ड हो जाता है, टफ हो जाता है, इसको कोई भी स्पर्म क्रॉस नहीं कर पाता है। तो दीज आर द चेंजेस। अब जैसे ही ये विटिलाइन मेम्ब्रेन को पेनेट्रेट करेगा तो इसके अंदर, स्पर्म के अंदर, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं स्पर्म के स्ट्रक्चर में, कि यहाँ जो होता है, यहाँ प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है। ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो है स्पर्म से एंटर करता है इसके न्यूक्लियस के साथ साथ, और ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल इस सेकेंडरी oocyte को जो मेटाफेज सेकेंड में अरेस्टेड है, वहां मियोसिस डिवीजन को कंप्लीट करता है। मियोसिस डिवीजन यहाँ कंप्लीट होता है। आप कह सकते हैं इसको कि यहाँ एस्टर का फॉर्मेशन होता है इस तरह से, और ये टू सेल्स जो है ये डिवाइड हो जाते हैं, और यहाँ डिवीजन होकर के यहाँ टू सेल्स बनता है, एक बिगर साइज का सेल्स बना और यहाँ एक स्मॉलर साइज का सेल्स बनता है। मीन्स यहाँ अगर हम बाहर इसको एक्सप्लेन करें तो यहाँ दो तरह के सेल्स बनते हैं। दिस इज द स्मॉलर साइज सेल, पोलर बॉडी, इसे सेकेंड पोलर बॉडी कहते हैं, एंड दिस वन इज द लार्जर सेल, इसे ओव्यूम कहते हैं। ये ओव्यूम हुआ। इसमें ये लार्जर क्यों होता है, क्योंकि ये अनइक्वल डिवीजन होता है। यहाँ इसमें सेकेंडरी oocyte में अनइक्वल डिवीजन होता है। इस अनइक्वल डिवीजन के कारण वन सेल इज स्मॉलर एंड अदर सेल इज द लार्जर। लार्जर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म खूब भरा हुआ होता है, कह सकते हो कि ये अपने साथ अपना सब कुछ, अपने खाने पीने का सामान लेकर के बनता है। तो इसमें साइटोप्लाज्म बहुत अधिक अमाउंट में भरा हुआ होता है। किसके लिए, जब ये अब इसको स्पर्म जो है, इस स्पर्म का न्यूक्लियस और ये ओव्यूम दोनों फर्टिलाइज फ्यूज होंगे, तो यहाँ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा एंड देन फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट। यहाँ जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो जाइगोट के डेवलपमेंट के लिए, यहाँ जो है उसको नरिशमेंट के लिए ओव्यूम में पहले से ही रेडीमेड फूड भरा रहता है, उस साइटोप्लाज्म में न्यूट्रिएंट्स होता है। तो दिस इज द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। अब यहाँ से जाइगोट बना, फर्टिलाइजेशन के बाद सिंगल सेल जाइगोट बन गया। यहाँ मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मीन्स ये स्पर्म प्लस ओव्यूम, ये दोनों फ्यूज हुए एंड हियर इज द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल सेल, दैट इज द जाइगोट। यहाँ जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। अब इस जाइगोट में क्लीवेज प्रोसेस होगी, और वो हम आगे पढ़ेंगे क्लीवेज में, और उसके बाद इम्प्लांटेशन पढ़ेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।